be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब रिसेंटली जो भी न्यूज़ मीडिया हाउसेस से न्यूज़ बाहर निकल के आती है, आप शायद डेवलपमेंट को फॉलो भी कर रहे होंगे एंड वन बाय वन हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने यूएस और ईरान के ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी एक्स के ऊपर, यानी जो फॉर्मर ट्विटर है, उसके ऊपर 30 मिनट के अंदर 3 वार्निंग्स आती हैं, और वो तीनों वार्निंग काफ़ी हैं ट्रंप के मोराल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर किस तरीके से ट्रंप को चैलेंज किया गया है, ह्यूमिलेट किया गया है उन 3 वार्निंग्स के द्वारा। वन बाय वन उन वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे। बट उस एक वार्निंग में यह भी वार्निंग दी गई कि जो भी वॉरशिप्स आप ईरान के आसपास तैनात कर रहे हैं और आप हमें थ्रेटन कर रहे हैं, आप हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर जो ट्रेड डील नेगोशिएशन अभी चल रहे हैं, अगर हमने नहीं मानी बात या फिर जो भी आपकी शर्तें हैं उस पर हम सहमति नहीं जताते हैं, तो आप ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। एंड देन उसके बाद में ये कहते हैं कि वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय भी तो किया जा सकता है, उनको डुबाया भी तो जा सकता है। एंड देन दर्जनों आर्टिकल आप देखेंगे वन बाय वन। यूएस वॉरशिप इन गल्फ कैन बी संक, वॉरशिप कैन बी सेंट टू सी फ्लोर, वॉरशिप्स कैन सिंक। बट हर एक वार्निंग के बारे में बात करूंगा, लेकिन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं आप उनको समझें। जब तक आप क्रोनोलॉजी नहीं समझेंगे कि इसके बाद में ये हुआ, ऐसे हुआ, तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन बार बार मैं कहता हूं आया हूं, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए गए, उन आर्टिकल्स को पढ़ लिया, उस न्यूज़ के बारे में बात कर ली। आपको उसका डीप मीनिंग, हिडन मीनिंग वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगा सकते हैं, आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी सुन सकते हैं, और जो भी हमने तैयारी की है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, वो जो फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसा आप आर्टिकल देख सकते हैं कि 30 मिनट में 3 वार्निंग्स इशू की जाती हैं। अब पहली बात आप मेरी ये समझिए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जो ईरान है हम उसे अलाउ नहीं करेंगे कि आप यूरेनियम को इतना एनरिच करें कि आप न्यूक्लियर वेपन बना लें। और इसीलिए हमें जून में भी एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जहां पे पहले इजराइल ने स्ट्राइक्स करी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, एंड देन यूएस अपने B2 बॉम्बर्स को भेजता है। हालांकि वो 12 दिन वॉर चलती है, और उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि रिजीम चेंज के चांसेस बहुत कम है। बट देन उसके बाद में हमें देखने को ये मिलता है कि थोड़ी शांति होती है, इन नेगोशिएशन पे बातचीत करने की बात होती है, और उसी के दौरान एक नेगोशिएशन किया भी जाता है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिगिन भी होती हैं, जिसमें ओमान मीडिएट कर रहा है। हालांकि जब वो कंक्लूड होती हैं तो उससे कोई चीजें बाहर निकल के नहीं आती। और मैं आपको बता दूं, जब पहले भी नेगोशिएशन हुई थी ना, जिसमें 2015 में जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ये डील साइन हुई कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा, लेकिन खाली पीसफुल पर्पसेस के लिए। और 2018 में यूएस खुद ही उससे विड्रॉ कर लेता है। इंस्पेक्शंस हो रहे थे रेगुलरली, ऐसा कुछ पाया भी नहीं गया। लेकिन जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बाहर निकल के आती हैं, जो इजराइल क्लेम करता है, यूएस क्लेम करता है कि ईरान छुपके कुछ न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अभी भी यूरेनियम का इतना एनरिचमेंट कर रहा है, इवन वो एनरिचमेंट 60% तक पहुंच चुका है। अगर वो 90% क्रॉस कर जाता है तो ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। अब जब फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ उससे कुछ नहीं निकला, और मैंने जो जेसीपीओ डील के बारे में बात करी है, जिसमें एनरिचमेंट को कर्व करने की कोशिश की गई थी, उसको भी 2.5 साल लगे थे पहुंचने में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल होता है, आप एक मीटिंग करी, 2 मीटिंग करी, 2 राउंड किए, 3 राउंड किए, 3 महीने 6 महीने आपने बातचीत करी और आप ऐसे नेगोशिएशन पे पहुंच जाओगे। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेंशन करी है, ईरान इज वेरी हार्ड टू नेगोशिएट। अब उसी का ही सेकंड राउंड टॉक, यानी न्यूक्लियर टॉक जो है यूएस और ईरान का, शुरू होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। हालांकि ये कंक्लूड कर दिया गया है, 4 से 6 घंटे ये मीटिंग चली है, उसकी डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई है, जैसे ही बाहर आती है मैं उसके बारे में बात करूंगा। बट कैसे वो यूएस ईरान को कमजोर करना चाहता है उसके बारे में बात की जाएगी। बट एक तरफ जहां पे नेगोशिएशन चल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि हाँ मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं इन नेगोशिएशंस में, बट इनडायरेक्टली मुझे सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए। और इन नेगोशिएशन के बीच में भी, जब पहली नेगोशिएशन हुई और दूसरी नेगोशिएशन के बीच में, ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं तो चाहता हूं, इट वुड बी द बेस्ट थिंग कि अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है तो। और काफी सारे आप देखेंगे यूएस के अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं जो नहीं चाहते कि ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर जो अयतुल्ला अली खमीनी की रिजीम है वो रहे। और जब नेगोशिएशन चालू होती है, जब बातचीत चालू होती है, तो यूएस प्रेशर किस तरीके से क्रिएट करता है। पहले आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि अगर आप ईरान के साथ में डील करेंगे तो आपके ऊपर 25% सैंक्शन लगेंगे। देन पहले यूएसएस यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, वो अब अरेबियन सी में तैनात कर दिया गया है। एंड इवन जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट वॉरशिप कहा जाता है, कैरियर वॉरशिप, दैट इज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, वो भी अब रास्ते में है, जो कि कुछ टाइम बाद अरेबियन सी में तैनात हो जाएगा। तो एक तरफ आपने ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया सैंक्शन से,
दूसरी तरफ आप बिल्डअप कर रहे हो वॉरशिप और फाइटर जेट्स नियर ईरान। जिस तरीके से आप देख सकते हो, यह है यूएसएस अब्राहम लिंकन और यहां पे अभी ये एग्जैक्टली यहां तैनात है। और अगर आप बाकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स की बात करेंगे तो जॉर्डन के अंदर इन्होंने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है वहां के बेस पे। बहरेन में डिस्ट्रॉयर्स और कॉम्बैट शिप्स को डिप्लॉय किया जा चुका है, तैनात किया जा चुका है। कतर में न्यू एयर डिफेंसेस को लाया जा चुका है और अरेबियन सी में आप यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी तैनात किया गया है। बट ईरान ने इसका क्या रिस्पॉन्स दिया? ठीक है, आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, आप नेगोशिएशन भी अपने टर्म्स और कंडीशन पे करना चाहते हैं जिससे ईरान के ऊपर प्रेशर बने। साथ साथ में आपने सैंक्शंस भी लगा दिए, आपने मिलिट्री बिल्डअप भी कर दिया सो दैट ईरान को इतना प्रेशराइज कर दो कि ईरान हमारी हर एक बात माने। अब ऐसी क्या बातें हैं? क्या सिर्फ ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट तक की बात है? तभी तो दिक्कत है। ईरान ये कह रहा है कि हम पीसफुली आपसे बात कर सकते हैं, जो पहले भी कहता हुआ आया है। ईरान ये भी कहता है कि ठीक है, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे उस लेवल तक कि हम न्यूक्लियर वेपन बना पाए, बट अगर हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट उतना भी ना करें जिसमें हम सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, यानी न्यूक्लियर पावर से हम एनर्जी जनरेट कर पाए, अगर उतना भी ना करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप चाहते हैं कि जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो, ये हमारी रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक है? नहीं, बात यह भी है कि यूएस ये चाहता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है ईरान का, जहां पे साफ साफ इवन यूएस को पता है, इसराइल को पता है, मिडल ईस्ट में जो यूएस के बेसेस हैं, जो ट्रुप्स तैनात हैं, उन सबको पता है कि अगर एक साथ ईरान जो 3000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का आर्सेनल है वो अगर दाग दे तो जो भी यूएस और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है उस पूरे के पूरे रीजन में वो ओवरवेल्म हो जाएंगे और शायद वो उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय भी ना कर पाए। इसलिए एडिशनल एयर डिफेंसेस भेजे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजे जा रहे हैं कि अगर ईरान को हम 3 या 4 तरीकों से मारेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो मिडिल ईस्ट में बेसिस है वहां से हम मार रहे हैं, इसराइल से मार रहे हैं, समुद्र से मार रहे हैं, हर एक फ्रंट से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद जो बैलिस्टिक मिसाइल का आर्सेनल है वो ओवरऑल ना कर पाए। तो ये चाहते हैं दूसरी कंडीशन की जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो खत्म हो जाए। तीसरी बात यहां तक आती है कि जो आप पैलेस्टीन या लेबनान में जो ग्रुप्स हैं आप उनको सपोर्ट करना बंद करें, क्योंकि एट द एंड जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था जिसमें हमास, हिजबुल्ला एंड देन हाउदीज इनको सपोर्ट किया जाता है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा था जिससे ईरान एक प्रॉक्सी वॉर लड़ते था अगेंस्ट इजराइल और या कह सकते हैं इनडायरेक्टली यूएस, उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे और आपकी जो सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी है आप उसको भी कम करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइम पे हर एक तरफ से आप यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि ईरान अपने फैसले लेना छोड़ दे, ईरान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना छोड़ दे, यूएस के इन्फ्लुएंस में आ जाए। अगर आप यूएस की हर एक बात मानते हैं देन वी विल नॉट अटैक यू। अब आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा नेशन, पहली बात तो क्या वो इस पॉइंट पे गिव अप करेगा? आप ये बताइए मुझे। मतलब कोई आज ये कह दे कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं कर सकते, आप अपने मिसाइल प्रोग्राम नहीं चला सकते, आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट अगर यूरेनियम एनरिचमेंट करना चाहते हो पीसफुल पर्पसेस के लिए वो भी नहीं कर सकते। क्यों? सिर्फ आपका इस रीजन में दबदबा हो या फिर आपके अलाइ स्ट्रांग हो, आप नहीं हो। तो जब ये डिमांड्स रखी जाती हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शन, प्रेशर सब कुछ लगाया जा रहा है, तो ये जो वार्निंग दी जाती है लीडर के द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं ईरान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं और यही चीज दिखी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से, जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी और इवन उन्होंने लाइव मिसाइल्स को भी फायर किया और इसीलिए उन्होंने टेम्पररी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी क्लोज कर दिया था। आप देख सकते हैं ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करती है। और अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस जाननी है तो जो 20% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन है या जो ऑयल ट्रांसफर किया जाता है ग्लोबल ट्रेड के द्वारा वो यहां से होता है। दैट इज 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल प्रोडक्शन जो पास होता है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हो वो क्लोज हो, ना ईरान चाहेगा ना आसपास की इकोनॉमीज चाहेंगी, इवन इंडिया भी नहीं चाहेगा। तो आई होप अभी तक आपको ये सारे इंसिडेंट समझ में आए होंगे कि किस तरीके से ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। अब आगे हम इसका प्रॉपर्ली एनालिसिस ये करेंगे कि क्या वार्निंग आई है, वार्निंग का क्या सेंस है और क्या ऑप्शंस हैं आगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लोएस्ट प्राइस ओवर इन 17,999 जिसमें आपको फ्लैट 55% ऑफ मिल सकता है। ऑफर एंड हो रहा है टुमारो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट फेज में जब इनडायरेक्ट डिस्कशन हुए ओमान के अंदर जहां पे विटकॉफ और कुशनर थे, फिर यूएस प्रेसिडेंट अपना ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस करते हैं और फिर साथ साथ में आप नेवल बिल्डअप भी करे जा रहे हो जिसके बारे में मैंने बात करी कि हाँ हम बहुत डील के बहुत नजदीक आ चुके हैं, ईरान डील कर लेगा। और फिर राउंड 2 शुरू होता है एंड देन खमीनी इशू करते हैं ट्रिपल वार्निंग। अब पहली वार्निंग क्या थी? पहली वार्निंग यह थी कि अमेरिकन बार बार यह कहते हैं कि हमने वॉरशिप भेजी है ईरान की तरफ। हाँ मानता हूं कि वॉरशिप बहुत डेंजरस है, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास में भी वो वेपन है जो वॉरशिप को सी के बॉटम तक पहुंचा सकता है, यानी डिस्ट्रॉय कर सकता है। राइट? अब एक बार के लिए मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون
سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا अब आपने एक क्लिप देख ली होगी, दूसरी एक पहले मिनट में आती है, फिर 15 मिनट में एक और वार्निंग आती है उसी वीडियो के अंदर। यूएस प्रेसिडेंट बार बार ये कहते रहते हैं कि उनके पास में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है इन द वर्ल्ड। अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है इन द वर्ल्ड मे एट टाइम्स बी स्ट्रक सो हार्ड दैट इट कैन नॉट गेट अप अगेन। به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. मतलब आप ये तो कह रहे हो कि आपके पास में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है एंड दैट इज फाइन, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम आपकी जो मिलिट्री फोर्स हैं उसको भी इतना हार्ड स्ट्राइक करें कि आप गेटअप ना कर पाए। देखिए, अगर आप कंपेयर करने जाएंगे यूएस और ईरान की मिलिट्री को तो ऑब्वियस सी बात है यूएस का बहुत बड़ा अपर हैंड है, राइट। लेकिन कई बार ये मैसेजेस आपकी आवाम को या आपकी जो जनता है उसको, उसके मोराल को हाई करने के लिए होती है, या फिर एक ऐसा एनिमी दिखाने के लिए जिससे कि आपकी रिजीम बची रहे, आपको सपोर्ट मिलता रहे, इसलिए भी किया जाता है। आपको यह भी समझना पड़ेगा। तो ये जो चीज कह रहे थे वॉरशिप वाली, तो यहां पे ये साफ साफ ये दर्शा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमको थ्रेटन कर रहे हो, हम भी आपको थ्रेटन करेंगे। आप जो मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हो, हमने भी मिलिट्री डील शुरू कर दी है। और तीसरा आता है जो साफ साफ ह्यूमिलेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को। 1971 का जब रिवॉल्यूशन हुआ था, जिससे पहले प्रो यूएस सरकार थी, जो पहलवी डायनेस्टी के मोनार्क वहां रहते थे, उसके बाद में जब क्या नाम है ये अयतुल्ला अली खमीनी की सरकार आती है या रिजीम आती है, तो यूएस प्रेसिडेंट ने साफ साफ अभी कहा कि 47 साल हो गए यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक एलिमिनेट नहीं कर पा रहा इस्लामिक रिपब्लिक को। और ये बहुत अच्छा कन्फेशन है। आई से यू टू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, मतलब यू विल नॉट सक्सीड इन डिस्ट्रॉइंग ईरान। अब ये कितना बड़ा ह्यूमिलेशन है। मतलब आप 47 ईयर्स से ट्राई कर रहे हो अंडर डिफरेंट डिफरेंट यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन आप इस रिजीम को हटा नहीं पा रहे हो। और इसीलिए कहा कि इट्स अ वेरी गुड कन्फेशन, आप ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस एज वेल, एंड दैट्स अनदर बिग ब्लो। और आप कह सकते हो बहुत ही बड़ा ह्यूमिलेशन है। एज ये आप लिटरली कह सकते हो ह्यूमिलेशन है। आपको अलग अलग मैसेज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं वेनेजुएला और ईरान के आसपास जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, अगर उसको आप देखोगे तो इट इज क्वाइट सिमिलर। मतलब वहां पे आपको एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें आपको 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर उसके साथ साथ में जा रहे हैं। इवन सेवरल डिस्ट्रॉयर्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे जो मिसाइल्स अगर दागी भी जाएं ईरान के द्वारा तो वो ओवरवेलम ना हो, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। कैरेबियन में भी हमने सेम इस तरीके का ही जो डिप्लॉयमेंट है वो देखा था। बट आपको ये देखना होगा कि ये डिप्लॉयमेंट अलग अलग सिचुएशन में है। जब मैं वेनेजुएला की बात करता हूं तो वेनेजुएला जो कंट्री थी वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा नजदीक है जब मैं यूएस की बात करूं, और वहां पे यूएस का एक लार्ज मिलिट्री बेस भी है, प्योर्टो रिको, एक यूएस की टेरिटरी में। वहीं पे वेनेजुएला मिलिट्री जो है जनरली माना जाता है कि इनके पास में उतनी सोफिस्टिकेशन नहीं है, ना उनके पास में एबिलिटी है डिफेंड करने की या रिटेलिएट करने की। बट ईरान का केस बिल्कुल अलग है। ईरान के पास में ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है, वो यूएस के बेसिस जो हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनको हिट कर सकती है, यूएस को ज्यादा डैमेज कर सकती है। यूएस की मिलिट्री रिलाई भी करती है ऑन नेटवर्क ऑफ एग्रीमेंट्स जो उन्होंने अपने अलाइज के साथ कर सके मिडिल ईस्ट में, जैसे कतर, बहरीन, जॉर्डन एंड इजराइल टू ऑपरेट। अब बात यह है कि इनमें से कुछ अलाइज ने साफ साफ कंसर्न, चिंता भी जताया है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट कर लिया तो फिर क्या होगा, पूरा सिचुएशन, पूरी एक रीजनल वॉर देखने को मिल सकती है। तो काफी बार ये भी यूएस के ऑप्शंस को लिमिट करता है, जैसे हमने पास में देखा था। लेकिन रिपोर्ट ये निकल के आती है अगर यूएस ईरान की जो बातचीत चल रही है, जो नेगोशिएशन हो रहे हैं, अगर जो इनकी टर्म्स और कंडीशन है वो नहीं पहुंचती। अब दिक्कत ये है ना कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट तक बात आ भी जाए, और स्पेशली 3.7% तक बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जेसीपीओ में था पहले भी। लेकिन जो ये बाकी अदर रिक्वायरमेंट्स है ना, जहां पे आप बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम चला रहे हो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, अपनी सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी को खत्म कर दो, आप सपोर्ट देना बंद कर दोगे जितने भी ग्रुप्स आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस टॉक्स के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ये डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो सोच रहे हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कितना कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं। इजराइल तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू दिस डील्स एंड नेगोशिएशन, जितनी भी बात की जा रही है। क्योंकि जब ईरान ये कहता है कि इजराइल का हम एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते, एग्जिस्टेंस ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ऑब्वियस बात है ईरान नहीं चाहेगा कि ईरान के पास में किसी भी तरीके की पावर हो। और इसलिए ट्रंप कहते हैं कि हाँ, मतलब देयर आर रिपोर्ट्स कि मैं इजराइल स्ट्राइक्स को बैक कर सकता हूं कि अगर यूएस ईरान की टॉक्स फेल हो जाती हैं तो। बट इसमें यूएस और इजराइल की भी स्ट्रैटेजी डिफर करती है। अब इजराइल ये चाहता है कि ईरान पूरी तरीके से, इवन यूएस भी यही चाहता है कि यूएस और इजराइल दोनों चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। बट जहां पे वॉशिंगटन ये कहता है, यूएस ये कहता है कि हमें एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, इजराइल ये कहता है कि मुझे तो एग्रीमेंट पे भी भरोसा नहीं है। यू नेवर नो कि इन फ्यूचर ईरान उस एग्रीमेंट को माने या ना माने। ये इस पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि इजराइल को ये लगता है कि ईरान के पास में अगर कोई भी ऐसी स्टेज में उनके पास में पावर होगी, चाहे से वो मिसाइल कैपेबिलिटीज हो या फिर उनकी आर्मी जो स्ट्रांग है वो हो, या उनको जो ज्योग्राफिकल फायदा मिलता है, एडवांटेज मिलता है वो हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो अब ट्रंप के पास में 3 ऑप्शन है जिस तरीके से ईरान का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, और इसको शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है। पहला तो यह है कि आप इतना ज्यादा प्रेशर रिजीम पे लेके आओ, उसको फुली चेंज मत करो, बट आप टॉप लीडर अली खमीनी को टारगेट कर सकते हो, आप इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सरेंडर करने के लिए बोल सकते हो, और फिर उसके बाद में आप ईरान के न्यूक्लियर एक प्रोग्राम हो, ऑयल एक्सपोर्ट हो, ह्यूमन राइट हो, सब कुछ आप सब कुछ करवा सकते हो। बट डिफिकल्ट बात यह है, एक तो टॉप लीडर अली खमीनी को टारगेट करना, दूसरा आप इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड को ये बोलो तो सरेंडर करना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो कॉर्प्स हैं वो बहुत ज्यादा लॉयल है टू ईरान सुप्रीम लीडर अली खमीनी, तो ये ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप मिलिट्री स्ट्राइक्स के थ्रू कोलैप्स करवा दो रिजीम को, सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स है वहां पे बॉम्बिंग करवा दो, सर्विलियंस सिस्टम है जिससे निगरानी रखी जाती है वहां पे डिसरप्ट कर दो, जो सिस्टम्स हेल्प करते हैं कंट्रोल लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अक्रॉस द सिटी स्प्रेड आउट है। अब अगर ये मिक्स्ड हो जाती है सिविलियंस के लिए अंदर, तो सिविलियंस का नंबर भी आ जाएगा, और अगर आप टारगेट करते हो सिविलियंस को देन इट वुड बैकफायर यू ओनली, और फिर उनको डिस्ट्रॉय करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि भाई आप सिंबॉलिक स्ट्राइक्स करके आ जाओ, कि भाई आप गए, आपने स्मॉल और लिमिटेड अटैक्स किया, जो आपके ऊपर डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है कि ईरान की रिजीम को चेंज कर देना चाहिए, ईरान में कुछ एक्शन लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप जो है डीपली इन्वॉल्व नहीं होगे वॉर के अंदर। बट इसमें भी एक बड़ा रिस्क है, मान लीजिए आपने करा सिंबॉलिक स्ट्राइक कर दी, लेकिन ईरान के बिहेवियर में कोई चेंज ही नहीं आया, और अगर कुछ नहीं आता है तो यूएस जो है वो कमजोर लगेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा, और यूएस ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो अब ऑप्शन है तो क्या है, और क्या मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं इनकमिंग? देखिए, जो यूएस का इंटेंशन है, क्योंकि वो अभी एक सिग्नल सिर्फ जस्टिफाई ये कर रहे हैं, सी वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, वी हैव टॉक टू सुप्रीम लीडर, हम नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, हम हमारी बात भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए ईरान की रिजीम मान ही नहीं रही है, टर्म्स एंड कंडीशन पे आई नहीं रही है। अब जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है वो कोई भी कंट्री नहीं मानेगा। अब जब नेगोशिएशन फेल होगी तो यूएस प्रेसिडेंट इजराइल के पास में ये ऑप्शन होगा दैट वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे कोई उनके ऊपर ये इल्जाम ना लगा सके, ब्लेम ना कर सके कि आपने तो नेगोशिएशन नहीं करी, क्योंकि वॉर से पहले आती है डिप्लोमेसी, और आपने डिप्लोमेसी तो कर ली। अब अगर आपने डिप्लोमेसी कर ली तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी टू टारगेट ईरान। सो होना तो यही है, बट अब वो कब होना है दैट इज वी नीड टू सी, और वी नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। बट सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी अगर यूएस और इजराइल वहां पे अटैक करते हैं, बिकॉज ईरान दैट कि वो शांत नहीं बैठेंगे। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।